का जो टॉपिक है संक्षारण, ये हम देख रहे हैं बच्चों। संक्षारण बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बोर्ड में कई बार यह टॉपिक आ चुका है। उसके आधार से जो अभिक्रिया आपको बोर्ड पे दिख रही है, उनके आधार से उन्होंने OMR भी पूछा। संक्षारण यानी क्या? आप 9वीं 10वीं में पढ़ के आए हो, किसी भी धातु को जब जंग लगती है, किसी भी धातु को जब जंग लगती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? संक्षारण। अब संक्षारण कैसे होता है? तो जब भी कोई धातु हवा के संपर्क में रहे, ऑक्सीजन की वजह से उनमें क्या लगती है? जंग लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे कि आयरन, अभी हमारे आसपास की जितनी भी खिड़कियां हैं वो सारी लोहे की बनी है, और उसके अंदर कई बार हमने देखा है जंग लग जाता है, यानी कि लोहे की जो खिड़कियों पर जंग लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उस घटना को संक्षारण कहते हैं। बच्चों ये जंग कैसे लगती है? तो ये जो सारी खिड़कियां होती है वह वातावरण के अंदर यानी कि हवा के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संपर्क में रहती है, और उस संपर्क में रहने के कारण उनके अंदर संक्षारण की घटना धीरे धीरे शुरू होती है, और जिससे उनके अंदर जंग लगता है। ये तो हमने बात करी लोहे की। अब वैसे ही कॉपर और पित्तल की जो चीजें होती है, उनमें भी जंग लगता है, यानी जितनी भी धातु उन सभी में क्या लगता है? जंग लगता है। जैसे कि कॉपर और पित्तल, अपने घर में अगर कॉपर के जो बर्तन होंगे, पित्तल के बर्तन होंगे, तो उनके ऊपर हरे रंग के क्या आ जाते हैं? स्पॉट आ जाते हैं। उनके ऊपर हरे रंग के क्या आ जाते हैं? स्पॉट आ जाते हैं, और उन्हीं स्पॉट के आधार से हम यूं कह सकते हैं कि यह जंग लगने की अभिक्रिया। अब एक और उदाहरण है सिल्वर, यानी कि चांदी के बहुत से आभूषण का हम इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं। उनकी अगर आप चमक देखोगे तो जब हम चांदी सिल्वर जब नहीं लाती है तब क्यों उसकी चमक, और कुछ समय के पश्चात उसकी जो चमक है वो धुंधली पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह जो सिल्वर होगा वह जैसे जैसे वातावरण की हवा के संपर्क में रहेंगे, उनके अंदर जंग लगने की अभिक्रिया होती है। यानी सिंपल सी बात है, जो धातुएं होती है वो वातावरण के संपर्क में रहती है, इसलिए उनका संक्षारण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वातावरण के अंदर ऑक्सीजन होता है, और वही ऑक्सीजन के आधार से जो जंग लगने की अभिक्रिया की शुरुआत होती है। अब कैसे होती है? तो उसका एक एग्जाम्पल है लोहे का संक्षारण, उसी की हमें चर्चा करनी है बच्चों। अच्छा टॉपिक है, इंपोर्टेंट भी है। अब उन्हीं की हम जो बात करते हैं, जैसे कि उसके अंदर जो हमने बता दिया कि लोहे के जो परमाणु होते हैं, कोई भी लोहे की कोई छड़ लो या कोई लोहे का पात्र, उनके जो परमाणु होते हैं, उनके अंदर जो परमाणु की जो व्यवस्था होती है वह नियमित नहीं होती है, संपूर्ण रूप से नियमित नहीं होती। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लो ये जो चाक है उसकी जगह ये कोई लोहे की छड़ है, तो यहाँ पे सतह तो भले ही आपको प्लेन दिखेगी, लेकिन इसकी सतह के अंदर जो परमाणु की जो व्यवस्था होती है, जो हम चैप्टर 1 के अंदर ठोस अवस्था में देख चुके हैं, उसमें परमाणु के अंदर बिंदु क्षति, अवकाश क्षति, शॉर्टी क्षति, फ्रेंकल दोष, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने देखा था 10 की घात 22 परमाणु में 10 की घात 6 जितने परमाणु में क्या होता है? दोष होता है। यानी भले ही सतह प्लेन दिखती है, लेकिन उनके अंदर जो परमाणु जो सेल होते हैं उनका जो क्रम होता है वह नियमित होता नहीं है। वो जो क्रम होता है वह नियमित होता नहीं, और नियमित ना होने के कारण वहां पे खाली जगह पड़ेगी, रिक्त स्थान रहेगा, या वहां पे कोई ना कोई रिक्त स्थान होगा, या तो कोई ना कोई क्या होगा? मोड़ होगा, और ये हम नरी आंख से अपनी आंखों से हम देख सकते नहीं। लोहे की सतह बाहर से तो एकदम प्लेन दिखेगी, लेकिन उसके अंदर के जो परमाणु की व्यवस्था है उसकी हम बच्चों बात कर रहे हैं। तो वह जो परमाणु है उनके भी जो दोष होता है, यानी उनका क्रम नियमित ना होने के कारण उनके अंदर या तो वो स्थान रिक्त रहेगा, या तो क्या होगा? मोड़ होगा। और ये जो मोड़ वाली सतह होती है, जो छड़ की या किसी पात्र की,
जो मोड़ वाली जो सतह होती है वहां पे पहली अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया बच्चों कैसे होती है वो मैंने ऊपर दर्शाई है। जैसे पात्र हमारा कौन सा था, Fe का था, या जड़ किसकी थी, Fe की। तो Fe का वहां ऑक्सीकरण होता है। और ये ऑक्सीकरण कौन करता है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन। ये ऑक्सीकरण कौन करवाता है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की वजह से उस लोहे के पात्र में ऑक्सीकरण की घटना देखने को मिलती है। और जो ऑक्सीकरण की घटना को मैंने अभिक्रिया के आधार से बता दिया है। जो हमारा पात्र क्या था, Fe का था, वो Fe का जो पात्र था, Fe के जो परमाणु थे वो परमाणु Fe में से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Fe2+ में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बच्चों, दान कर दिए। Fe के अंदर 26 इलेक्ट्रॉन, अब इसके अंदर कितने हो गए, 24। यानी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दान कर देता है, जिससे इसको हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया। और ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया कहाँ पे होगी बच्चों, एनोड पर होगी। तीसरा जो चैप्टर विद्युत रसायन जो अभी हमारा चल ही रहा है उसके अंदर मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा और रिडक्शन कैथोड पर होगा। तो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होगी, इसलिए हमने ये कौन सी कही, एनोड वाली। और वह एक Fe कितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो 2 Fe कितने दान करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन वह अपने दान कर रहा। 2 मोल Fe के वह 4 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और वो Fe2+ के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो Fe का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी है, -0.24 वोल्ट जो हमें आगे आ चुका है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का वह, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएंगे, यह जो 4 इलेक्ट्रॉन उस बिंदु पर जाएंगे, उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे इसका क्या हो, उस बिंदु का क्या हो, रिडक्शन। उस बिंदु पर जाएंगे यानी कि वो उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे क्या होता हो, रिडक्शन होता हो। तो वहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। यानी कि लोहे की सतह पर से वो 4 इलेक्ट्रॉन उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे क्या होता हो, रिडक्शन यानी कि हमने क्या कह दिया, अवकरण की अभिक्रिया होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का वहन उस बिंदु पर जाता है जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता हो, रिडक्शन होता हो। तो रिडक्शन की अभिक्रिया कैसे होती है, हमने कहा एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, क्या आ गया, ऑक्सीजन। दूसरा कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन। और ये H+ कहाँ से आया, जो अभी मैं बताया, ठीक है, H+ कहाँ से, तो ये जो नमी वाली जो हवा होती है, क्या होती है, नमी वाली हवा यानी कि H2O। और उस नमी वाली हवा के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उन दोनों का मिश्रण, नमी वाली हवा यानी H2O और वातावरण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उन दोनों का मिश्रण क्या होगा, H2CO3, हाइड्रोजन कार्बन। उनमें से हमें क्या प्राप्त होता है, यह H+ प्राप्त होता है। उनमें से हमें यह H+ प्राप्त होता है। ध्यान देना बच्चों, हमने कहा था यह जो 4 इलेक्ट्रॉन उस बिंदु पर जाएंगे जहां पे उसकी रिडक्शन की अभिक्रिया हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो ये ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति वातावरण में ही था। 4 हाइड्रोजन कहाँ से, तो वातावरण की जो नमी होती है, वातावरण में क्या होती है, नमी होती है, नमी यानी H2। और उसके अंदर उस नमी के साथ साथ वातावरण में कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो दोनों का मिश्रण से क्या बन जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उस H2CO3 में से क्या आता है, H2CO3 में से क्या आता है, H+। और 4 इलेक्ट्रॉन जो एनोड पर से प्राप्त। तो यह जब अभिक्रिया होती है, जब इनकी जो अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, रिडक्शन यानी अवकरण होता है। और अवकरण से हमें क्या प्राप्त होता है, जल। क्या प्राप्त होता है, जल। और इस बिंदु से जंग लगने की क्या होती है, शुरुआत होती है। ये जो बिंदु है, इसी बिंदु से अब क्या होती है, जंग लगने की शुरुआत। हमने कहा जल बनाए, अब जल बनने का ये जो बिंदु है जहाँ पे जल बना, वहां पे अब जंग लगने की क्या होती है बच्चों, शुरुआत होती है। अब कैसे शुरुआत होती है वो हमें बताना कि ऑक्सीडेशन से क्या हमें उत्पन्न हुआ, ऑक्सीडेशन से हमें क्या उत्पन्न हुआ, Fe2+। कौन सा आयन प्राप्त हुआ, Fe2+। तो अब ये जो वातावरण में जो ऑक्सीजन होता है वो इस Fe2+ को अब किस में कन्वर्ट करेगा, Fe3+ में कन्वर्ट करता। ऑक्सीडेशन से उत्पन्न होने वाले Fe2+ का
में लिखिए, यह जो ऑक्सीडेशन समय प्राप्त Fe2+ और जो कैथोड पर जो हमें क्या मिला था 2 मोल H2O और हवा की उपस्थिति में जो ऑक्सीजन, ये किस तरह से सारी चीजें आई समझ लो बच्चों। Fe2+ हमें कहां से मिला है? एनोड पर से। कैथोड पर से हमें क्या मिला? जल। क्योंकि उसी बिंदु पर मैंने बताया, इसी बिंदु पर अवकरण कि जो उसी बिंदु पर जंग लगने की क्या होती है शुरुआत, यानी जहां भी ये 2H2 होगा उस जगह पे क्या आएगा Fe2+ और वातावरण की उपस्थिति में जो क्या होगा ऑक्सीजन, उन सभी की जब अभिक्रिया होगी तो ये जो Fe2+ अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2O3 में, यानी कि ये Fe2+ अब Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2+ अब Fe3+ में। इस Fe का ऑक्सीडेशन आंक निकालोगे तब कौन सा आ जाएगा? Fe3+ आ जाएगा। यानी ये जो Fe2+ अब Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका जो इक्वेशन हमें जो प्राप्त होगा वो क्या है? Fe2O3। ठीक, और ये जंग का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? जंग का। यानी एक नंबर में पूछा जा सकता है जंग का सूत्र क्या होगा? तो Fe2O3, या ऐसा भी कह सकते हैं Fe2O3 into XH2, यानी इस तरह से जंग लगती है। दोबारा पूरा टॉपिक रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने कहा संक्षारण, यानी क्या? तो धातु को जब जंग लगता है उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। यानी कि धातु जैसे कि आयरन Fe, तो Fe में जंग कैसे लगता है? तो हवा की उपस्थिति में जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन के आधार से के अंदर क्या लगती है? जंग। दूसरा जो हमने बताया कॉपर और पीतल, उसके जो बर्तन होते हैं उनके अंदर हरे रंग के स्पॉट आ जाते हैं। सिल्वर जो होता है उसकी जो चमक होती है वो धुंधली हो जाती है, जो आपने देखा होगा। फिर जंग किस तरह से लगती है तो उसके बारे में बता दिया। लोहे के अंदर जो परमाणु होते हैं, लोहे की जो सतह या छड़ के जो परमाणु होते हैं उनकी जो संरचना संपूर्ण नियमित होती नहीं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं या तो रिक्त होते या तो इनमें मोड़ होते हैं। तो उन स्थान हवा की उपस्थिति उस स्थान पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया की शुरुआत होती। तो वो हमने यहाँ रखा। ये जो Fe है उसका हवा की उपस्थिति का ऑक्सीजन उसको क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो Fe में से क्या बन गया? Fe2+ बन जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन उस स्थान पे जाते हैं, उस बिंदु पर जाते हैं जहां पर उनका क्या हो? रिडक्शन, जहां उसका क्या होता है? रिडक्शन। और उस जगह पे रिडक्शन करने के लिए भी हवा होगी, बताओ होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति तो होगी। तो यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति और ये हाइड्रोजन गैस है, तो मैंने बता दिया हवा में जो नमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण होता है H2CO, उनमें से क्या आ गया H+ और वह 4 इलेक्ट्रॉन क्या बना देता है? जल। और ये जहाँ पे जल बनता है, जहाँ पे जल बनता है वहाँ पे ही उस बिंदु पे ही अब जंग लगने की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। उसकी अभिक्रिया में ये H2 जहाँ पे वहाँ पे क्या आता है? ऑक्सीकरण का Fe2+ आता है और हवा की उपस्थिति होगी, इसलिए बनता है H2। और यहाँ पे Fe2+ अब Fe3+ में कन्वर्ट होकर क्या बना देता है? Fe2O3 बना देता है और इस तरह से जंग लगती है। अब आगे का पॉइंट है संक्षारण रोकने की पद्धति या संक्षारण कैसे रोका जाता है। तो जैसे आपने देखा बच्चों, लोहा होता है, अपने घर के जो पतरे होते हैं गैल्वेनाइज के पतरे होते हैं, क्या कहते हैं? गैल्वेनाइज के, जो वास्तव में लोहे के होते हैं उनके अंदर जिंक धातु का मिश्रण मिलाया जाता है। किसका मिलाया जाता है? जिंक धातु का मिश्रण मिलाया जाता है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि लोहे को जंग ना लगे, इसलिए बच्चों ध्यान देना। यहाँ पे जो मैंने वही बात की, लोहे की सतह पर जलन का अत्यधिक मृत स्तर लगाना, यानी कोई जलन का आवरण। इस विधि को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं या गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो Fe की जो वैल्यू -0.44 वोल्ट, अब इससे कम वैल्यू की कोई भी धातु आप उसके साथ जोड़ दो, जैसे कि Zn की वैल्यू -0.6 या अगर मान लो जोड़ दो आप Mg, उसकी वैल्यू -2.36 और आपको इसी चक्कर में मैंने सिखाया जो बड़ा होगा उसका क्या होगा? रिडक्शन, और जो छोटा होगा उसका क्या होगा? अगर Fe बड़ा है तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। और ये दोनों वैल्यू Fe की तुलना में क्या है? छोटी, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। यानी जब Fe की धातु के अंदर हम Zn या Mg जैसी धातु का क्या कर देते हैं? मिश्रण कर देते हैं, तो
तो ये जो एफी का ऑक्सीडेशन की शुरुआत हुई, ऐसी होगी ही नहीं। अगर ऐसा ना हो तो जंग लगेगा नहीं। इसलिए जंग ना लगने के लिए हम एफी के साथ ऐसे धातु जोड़ देते हैं कि जो एफी की जगह उनका क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन, और एफी का ऑक्सीडेशन ना हो। और ऐसा कब होता है, एफी की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है उससे कम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, क्योंकि धातु जब आप उसके साथ जोड़ दो तो उन धातु का ऑक्सीडेशन होता है, फिर एफी का ऑक्सीडेशन होगा नहीं। और जब एफी का ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो जंग लगेगी नहीं। इसीलिए हम ये एफी के जो आयरन जो होता है अपना जो लोहा होता है उसके अंदर कुछ जिंक है, मैग्नीशियम, ऐसे हम धातु अपने जोड़ देते, और ऐसी धातु जोड़ने पर लोहे का संक्षारण होता नहीं। जो अपनी नाव के अंदर जो बड़ी बड़ी स्टीमर होती है उनके अंदर, समुद्र के अंदर जो बड़े बड़े पार्ट्स लोहे के होते हैं, अब वो तो पानी में ही रहते हैं, इसलिए उनको तो जंग लगी जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, उनके पार्ट्स के ऊपर पूरा जिंक का चौसला बनाया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जिंक का चौसला बनाया जाता है, और फिर उनको उपयोग में लिया जाता है। जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे जिंक की जो पूरा जो पात्र था उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और धीरे धीरे वो उसका क्षय हो जाता है। लेकिन धातु अपनी जो लोहा था उसको कुछ होता नहीं। इसीलिए हम Zn उसे बलिदान देने वाला एनोड भी कहते हैं। यानी जब Fe के साथ Zn और Mg इनको जोड़ा जाए तो ये एनोड की तरह कार्य करेंगे और Fe अपना कैथोड की तरह कार्य करता है। इसलिए Zn और Mg को बलिदान देने वाले एनोड के तौर पे भी कहा जाता है। और इस तरह से लोहे को संक्षारण होने से बच्चों बचा जाता। आशा रखता हूँ ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो अपना तीसरा चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बच्चों दोबारा बोल देता हूँ, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर में से एक एग्जाम्पल 100% आएगा और उनके अंदर से एक एक थियरी भी आएगा। बच्चों ध्यान देना, ओएमआर जो चीज़ होती है 50 नंबर के ओएमआर जो आपको आते हैं उनके अंदर कई बार जो एग्जाम्पल के सूत्र के आधार से भी ओएमआर, यानी एग्जाम्पल तो आएगा ही लेकिन उन्हीं एग्जाम्पल के आधार से ओएमआर भी आता है। यानी बच्चों दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर आप अगर उसमें सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर दोगे तो बोर्ड के 50 नंबर की थियरी से आपके 12 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। यानी ऐसा सोच लो 3 चैप्टर के एग्जाम्पल केवल करने, 3 चैप्टर के एग्जाम्पल केवल कंप्लीट करने पर 24% कंप्लीट हो जाता है। बच्चों दोबारा बोल देता हूँ, 24% कंप्लीट हो जाता है। कैसे? 50 नंबर की थियरी, 50 नंबर की थियरी में से आपके कितने नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, 12। दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर, दूसरा, तीसरा और चौथे चैप्टर के एग्जाम्पल केवल करने से आपका 24% थियरी का 24% कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए दूसरे और तीसरे के जितने भी एग्जाम्पल आप बच्चों